Hello everyone, hope you are doing well. Myself डॉक्टर विजय कुमार विश्वकर्मा और आज के लेक्चर में हम यूनिट 5 डिस्कस करेंगे जिसमें हम मेनली मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड एंड कंपोजिट प्लस सरफेस कैरेक्टराइजेशन टेक्निक्स ये भी डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं एक ओवरव्यू से कि आज के लेक्चर में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे। अगर हम बात करें ब्रीफली तो कंटेंट जो होगा आज के लेक्चर का हमारा ये होगा मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, जिसमें हम स्ट्रेस स्ट्रेन स्ट्रेस स्ट्रेन में लॉन्गिट्यूडनल टेंशन और वॉल्यूम या बल्क स्ट्रेस स्ट्रेस स्ट्रेन प्लस इनका रिलेशनशिप जो प्लॉट आता है, ये हर बार लगभग लगभग पूछा ही जाता है। और कुछ प्रॉपर्टीज लाइक इलास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी, टेंसाइल स्ट्रेंथ, हार्डनेस, फटीग, इम्पैक्ट, क्रीप, ये सब क्या है ये सब भी देखेंगे। कुछ छूट गए हैं जैसे अब्रेशन रेजिस्टेंस की बात करें तो हम ये लेक्चर के दौरान ही डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट है कंपोजिट। कंपोजिट मटेरियल्स में हम फाइबर रेनफोर्स कंपोजिट, पार्टिकल रेनफोर्स, मटेरियल मैट्रिक्स कंपोजिट, ये सारे को डिस्कस करेंगे। और प्लस सरफेस कैरेक्टराइजेशन टेक्निक्स में हमारे पास दो टेक्निक्स है, एक्सरे फोटो इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी एक्सपीएस, जिसमें हम प्रिंसिपल ब्लॉक डायग्राम और उसका एप्लीकेशंस देखेंगे। एक्सरे डिफ्रैक्शन में हम ब्रैग इक्वेशन, मिलर इंडिसेस और इंटरप्लेनर स्पेसिंग विद एग्जांपल्स देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड से। जो हमारा पहला टॉपिक है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड में वो है स्ट्रेस। तो स्ट्रेस है क्या बेसिकली? जैसे हम किसी भी ऑब्जेक्ट पे कोई फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो पर्टिकुलर फोर्स एक पर्टिकुलर एरिया पे ऑब्जेक्ट होता है। तो उस फोर्स के अगेंस्ट में जो भी हम फोर्स लगाएंगे, एक तो होगा हमारा एक्शन फोर्स और दूसरा होगा रिएक्शन फोर्स। और ये दोनों की जो वैल्यू होती है ये अपोजिट होती है बट सेम होती है। तो अगर हम बात करें कि जो मटेरियल इंटरनली रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप करता है पर यूनिट एरिया किसी भी बॉडी के अंदर, किसी भी सब्सटेंस के अंदर, तो उसे ही हम कहते हैं स्ट्रेस। सिंस ये दोनों फोर्स बराबर हैं तो हम कोई सा भी फोर्स यूज कर सकते हैं, कोई इसमें सोचने की बात नहीं है। देखो जैसे यहाँ पे लिखा है स्ट्रेस इक्वल्स टू रिस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया या डिफॉर्मिंग फोर्स अपॉन एरिया। तो ये दोनों अलग हैं। रिस्टोरिंग फोर्स बॉडी लगा रही है, डिफॉर्मिंग फोर्स हम लगाते हैं, लेकिन दोनों को हम लिख सकते हैं। तो बेसिकली स्ट्रेस इज फोर्स अपॉन एरिया, और हमें पता है कि फोर्स अपॉन एरिया जो होता है वो एक तरीके से प्रेशर की यूनिट होती है। फोर्स न्यूटन और इसकी एरिया की यूनिट हो गई आपकी मीटर स्क्वायर। तो इसकी ओवरऑल अगर हम यूनिट देखें तो ये हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या फिर इसी को हम पास्कल कहते हैं। तो बेसिकली ये प्रेशर ही है एक तरीके से। तो किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो प्रेशर पड़ता है वो तीन तरीके से पड़ सकता है, या फिर जो स्ट्रेस पड़ता है वो तीन तरीके से। पहला स्ट्रेस की बात करें तो ये है लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस, या जिसे कहते हैं टेंसाइल स्ट्रेस। लॉन्गिट्यूडिनल या एक्सियल, एक्सियल का मतलब कोई ऑब्जेक्ट है अगर मान लो इस तरीके से है, सीधा है, तो उसके एक्सिस के लंग जो लंबाई वाली एक्सिस होती है उसी को हम मेनली कंसीडर करते हैं। तो ये जो एक्सिस के अलोंग फोर्स लगता है, इस पे जो लगने वाला फोर्स होगा, जैसे ये हमारा ऑब्जेक्ट है उस पे लगने वाला ये फोर्स है, तो ये फोर्स किस पर्टिकुलर एरिया पे लग रहा है? ये जो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया होगा, ये क्रॉस सेक्शन एरिया और ये फोर्स, ये दोनों ही डिसाइड करेंगे कि लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस की वैल्यू क्या है। ठीक है। तो अगर अगर हमारा मटेरियल स्क्वायर में है तो इसका एरिया आपको पता होगा कि इसकी साइड अगर ए है तो ए स्क्वायर, सर्कुलर है तो इसके लिए एरिया लेंगे पाई आर स्क्वायर। तो ये डिपेंड करता है कि मटेरियल कैसा है, उसका शेप कैसा है, तो उसके बेसिस पे हम लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस को निकाल सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं वॉल्यूम या बल्क स्ट्रेस की। जो बल्क और वॉल्यूम, वॉल्यूम की जब भी बात करते हैं तो हम वॉल्यूम में कहते हैं स्पेस ऑक्युपाइड बाय ए सब्सटेंस। और स्पेस का मतलब क्या होता है कि भाई स्पेस जब भी होता है ये थ्री डायमेंशनल होता है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट पे चारों तरफ से जो लगने वाले फोर्स हैं, देखो
सारे तरफ से फोर्स लगाए गए, सारे फेसेस पे अगर फोर्स लगा दें तो इसका जो वॉल्यूम होगा वो क्या हो जाएगा, कंप्रेस होगा। तो इसमें दो ही चीजें होती, या तो वॉल्यूम एक्सपेंड हो या कंप्रेस हो। तो सिंस हम बाहर से अप्लाइड फोर्स लगा रहे हैं तो क्या होगा, वॉल्यूम कंप्रेस होगा। तो इसे कभी कभी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, सॉरी कंप्रेसिव स्ट्रेस भी बोल सकते हैं, ठीक है, या फिर वॉल्यूम स्ट्रेस बोलते हैं। तो इसमें भी अगर हम देखें तो लगने वाला जो पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया है वो एक, ये है आपका क्यूब। तो क्यूब का भी एक फेस का जो एरिया होगा, इस फेस का एरिया हो जाएगा साइड का स्क्वायर। तो यहाँ से भी हम वॉल्यूम स्ट्रेस निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है सीयरिंग स्ट्रेस या टेंजेनाइटल स्ट्रेस। अब देखो कोई ऑब्जेक्ट ऐसे खड़ा है, या फिर आप खड़े होते हो और कोई इधर से आया और उसने आपको धक्के मार दी, और यहाँ से जब आपको धक्का मारता है, ठीक है, तो आपके किसी एक पर्टिकुलर पोर्शन पे वो 90 डिग्री का एंगल रखते हुए, जैसे ये फोर्स हमने यहाँ पे दर्शाने का प्रयास किया है, ये फोर्स इस कार्नर पे लग रहा है और इस कार्नर की ये 90 डिग्री एंगल पे है, इसलिए इसे हम कहते हैं टेंजेनाइटल फोर्स। तो यहाँ पे धक्का मारता है तो बेसिकली आप क्या होते हो, आगे की तरफ थोड़ा सा लुढ़कते हो, पहले गिर नहीं जाते हम, और ज्यादा अगर होगा तब हम गिर जाएंगे फाइनली, ठीक है। तो ऐसे स्ट्रेस को हम सियरिंग स्ट्रेस या टेंजेनाइटल स्ट्रेस बोलते हैं। अब बात करते हैं कि जब भी आप कोई फोर्स लगाओगे तो उसका एक रिजल्टेंट भी तो आएगा, कुछ ना कुछ चेंजेस लेके आएगा, उसी को हम कहते हैं स्ट्रेन। जैसे कभी कभी हम अपने डेली लाइफ में देखते हैं ना, हम कहते हैं यार बहुत स्ट्रेस है, और बहुत स्ट्रेस का मतलब क्या होता है कि अगर फाइनली आप बहुत ज्यादा सोच रहे हो तो आपका सर दर्द करने लगे, ठीक है। तो सिमिलरली यहाँ पे हमने क्या किया कि इस ऑब्जेक्ट पे इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगाया था, तो जिस तरीके से जितने फोर्स पॉसिबल थे उतने ही तरीके के स्ट्रेन भी पॉसिबल। अगर हमने लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस लगाया था तो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन ही होगा, जिसे लॉन्गिट्यूडिनल या टेंसाइल स्ट्रेन कहते हैं। टेंसाइल स्ट्रेन का मतलब क्या हुआ, ये ऑब्जेक्ट लंबाई में खिंच गया, ठीक है। तो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, इसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं कि भाई इसके लंबाई में कितना इंक्रीमेंट हुआ, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो दिस विल बी द फार्मूला डेल्टा एल बाई एल। नेक्स्ट बात करते हैं वॉल्यूम स्ट्रेन की। जैसे देखो अभी स्ट्रेस में हमने पढ़ा, चारों तरफ से हम फोर्स लगाएंगे तो होगा क्या, हमने आपको बताया था कि भाई कंप्रेशन होगा। तो दो ही केसेस होते हैं, या तो ऑब्जेक्ट कंप्रेस हो जाए या तो एक्सपेंड कर जाए। लेकिन हम बाहर से फोर्स लगा रहे हैं तो कंप्रेशन ही होगा, तो इस केस में होगा चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, डेल्टा वी बाई वी। अब अगर हम देखें तो यहाँ पे जो डेल्टा एल की यूनिट आएगी वो आएगी मीटर, ओरिजिनल लेंथ भी आएगी मीटर। तो जो स्ट्रेन है वो क्या है, यूनिट लेस है, ये यूनिट लेस। यहाँ भी वॉल्यूम क्या होगा, मीटर क्यूब अपॉन मीटर क्यूब, ये भी क्या है, यूनिट लेस है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है सीयरिंग। सीयरिंग स्ट्रेन आर सीयर। देखो जैसे अभी हमने टेंजेनाइटल या सीयर की बात की थी स्ट्रेस के केस में, तो हमने देखा था कि यहाँ से फोर्स लगा रहे हैं। तो हमने आपको एक एग्जांपल भी बताया कि भाई इस तरीके से अगर कोई यहाँ पे खड़ा होकर आपको फोर्स लगाएगा जन धक्का, तो अब क्या हो जाएगा, हल्का सा टिल्टेड हो जाते हैं, और बहुत ज्यादा होगा तो आप गिर जाओगे। ये जो टिल्ट है वो कितने डिग्री का है, इसको हम मेजर कर सकते हैं एंगल। तो किसी भी केस में अगर हमें इस केस में सीयर स्ट्रेन निकालना हो तो सीयर स्ट्रेन वाई हो जाएगा टेन थीटा के। टेन थीटा क्यों लिया, क्योंकि ये जो फोर्स लग रहा था या इसके जो स्ट्रेस लग रहा था वो टेंजेनाइटल था, तो इसीलिए तो टेंजेनाइटल उसका नाम भी पड़ा ना। तो इसलिए हम टेन थीटा लेते हैं, साइन कॉस नहीं लेते। वाई सीयर स्ट्रेन है, थीटा इज द सीयर एंगल। नाउ अब बात करते हैं कि जहां पे भी स्ट्रेस और स्ट्रेन का रिलेशन है उसे हम दर्शा सकते हैं हुक्स लॉ से। और मोस्ट प्रोबेबली आप सभी ने इसको 11th 12th में पढ़ा है, ठीक है।
तो बेसिकली हुक्स लॉ है क्या भाई, जो स्ट्रेस और स्ट्रेन है उनका रिलेशन है और एक पर्टिकुलर लिमिट तक ये फॉलो करता है। तो ये क्या कहता है कि जो आप स्ट्रेस लगा रहे हो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेन के। मतलब सीधी सी बात है कि ये जितना धक्का लगाएगा ये उतना ही तो टिल्ट होगा। ये अपने मेन पोजीशन से कितना एंगल टिल्ट होगा, जितना इधर। अगर बहुत ज्यादा इसने प्रेस कर दिया तो फाइनली क्या हो जाएगा, ये गिर जाएगा, इस तरीके से ले डाउन हो जाएगा। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जितना स्ट्रेस लगाओगे उतना ही स्ट्रेन। इसी रिलेशनशिप्स को हम कहते हैं हुक्स लॉ। अब प्रोपोर्शनैलिटी के उस साइन को हटाते हैं और यहाँ पे एक कांस्टेंट लगाते हैं, और इस कांस्टेंट को ई बोला गया या मॉडुलस बोला गया। तो कांस्टेंट इक्वल टू हो जाएगा, फिर से इधर अगर इसे स्ट्रेस को स्ट्रेन के नीचे ले आओ तो ये हो जाएगा स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन इक्वल टू ई कांस्टेंट, या इसी को कहते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी या कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। तो हमारे पास टोटल तीन तरह के फोर्स थे और उनसे रिलेटेड तीन तरह के चेंजेस थे। तो अगर उन तीनों का रिलेशन ले लें, जैसे तीनों स्ट्रेन और तीनों स्ट्रेस का रिलेशन ले लें, तो हमें तीन तरीके की जो है ऑब्जेक्ट निकल के आते हैं, या तीन तरह की मॉडुलाई निकल के आते हैं। ये कौन कौन से मॉडुलस हैं? पहला है यंग मॉडुलस। अगर हम लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस और स्ट्रेन ले लें और उनका रिलेशन ले लें, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, तो ये आएगा यंग मॉडुलस, उसे वाई से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका फार्मूला आपने पढ़ा ही था, एफ अपॉन ए, और ये था डेल्टा एल बाई एल। तो आप इसको सिंप्लीफाई कर लोगे तो आ जाएगा एफ एल बाई ए डेल्टा एल। नेक्स्ट है सीयर मॉडुलस। अगर हम सीयर स्ट्रेन ले लें और सीयर स्ट्रेस ले लें, दोनों को डिवाइड कर दें, तो अब जो आने वाला मॉडुलाई होगा वो होगा सीयर मॉडुलस। और सीयर मॉडुलस हो गया आपका एफ बाई ए अपॉन डेल्टा एक्स बाई एच। इसको भी सिंप्लीफाई कर दो तो ये आ जाएगा आपका एफ एच अपॉन ए डेल्टा एक्स। तो आप सबसे अच्छा तरीका है कि ये याद रखो कि स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, अगर कहीं कंफ्यूज नहीं होना चाहते हैं तो, अदरवाइज आपको फार्मूला याद करना पड़ जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं बल्क मॉडुलस की। बल्क क्या है? वॉल्यूम में जो चेंज आ रहा था उसकी बात करेंगे, वॉल्यूम स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेन की। तो यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे वॉल्यूम लेना है डेल्टा एफ अपॉन ए और डेल्टा वी अपॉन वी। जहाँ देखो इस फार्मूले में हमने पहले से ही माइनस रखा है। माइनस इसलिए रखा है क्योंकि अगर किसी का वॉल्यूम इतना था और आपने इसे कंप्रेस करके छोटा कर दिया, तो डेल्टा वॉल्यूम निकालोगे तो क्या होगा, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। और फाइनल तो हो गया लेस, और लेस में से जब आप मोर घटाओगे तो क्या आएगा, निगेटिव। इसलिए इसे करेक्ट करने के लिए पहले से ही फार्मूले में निगेटिव टर्म लिया गया है। तो इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि सर ये निगेटिव कहाँ से आ गया। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप का, ये है स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप कर्व। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हर साल पूछा जाता है, पिछले साल तो फाइनल एग्जाम में भी आया था। तो बात करते हैं कि ये कर्व है क्या और बताता क्या क्या है। ठीक है, तो वाई एक्सिस पे स्ट्रेस ले लेते हैं और एक्स एक्सिस पे स्ट्रेन ले लेते हैं। देखो, हमें पता है कि स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन है। तो इनिशियली किसी भी ऑब्जेक्ट पे, मान लो सपोज करो आपके पास एक रबड़ है, और जैसे ही आपने इधर से एक फोर्स लगाया, इधर से एक फोर्स लगाया, ठीक है, ऐसे रबड़ को आप उंगली में फंसा के ऐसे खींचते हैं दोनों तरफ से। दोनों तरफ से जब खींचेंगे तो होगा क्या कि ये रबड़ थोड़ा सा बढ़ जाएगा, फिर उसके बाद थोड़ा सा और बढ़ेगा, फिर थोड़ा सा और बढ़ेगा, मतलब एक लिमिट तक तो बढ़ेगा। उसके बाद ज्यादा खींच दोगे तो खिंचा ही रह जाएगा, और उसके बाद भी अगर आपने ज्यादा खींचा तो ये रबड़ दो टुकड़ों में ऐसे टूट जाएगा। तो ये कर्व इसी चीज को दर्शाता है, और इसमें डिफरेंट टर्म्स आ जाते हैं। तो अब इसी चीज को हम यहाँ से देखते हैं कि एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की बात करें, तो जब स्ट्रेस आप बढ़ाते हो तो एक पर्टिकुलर लिमिट तक ये स्ट्रेस और स्ट्रेन एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होता है। मतलब अगर हम ओ से ए की बात करें तो ये प्रोपोर्शनल है, और ये एंग मॉडुलस या फिर हुक्स लॉ को फॉलो कर रहा है। यहाँ पे स्ट्रेस जैसे बढ़ रहा है स्ट्रेन भी बढ़ रहा है। लेकिन इसके बाद क्या होता है, इसके बाद होता है ए से अगर हम बी तक जाएं तो वही कहानी कि भाई ज्यादा फोर्स लगा रहे हैं लेकिन इंक्रीमेंट बहुत कम है।
फिर बी से सी, ये है इलास्टिक लिमिट, बी को ही कहते हैं इलास्टिक लिमिट, और सी को कहते हैं यील्ड पॉइंट। मतलब उसके बाद भी अगर आपने फोर्स लगाया तो भाई वो मैक्सिमम अपने यील्ड तक एक जा सकता है, उसके बाद वो अब टूटना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। अब इसके बाद अब क्या करते हैं कि अगर आपने थोड़ा सा और स्ट्रेस लगाया, और ज्यादा स्ट्रेस लगाया, तो क्या होगा, स्ट्रेन देखो, चेंज कितना आ रहा है, बहुत तेजी से चेंज आ रहा है, लेकिन ये चेंज किसी तरीके से हुक्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है, क्योंकि ये एकदम स्ट्रेट लाइन कर्व नहीं है, ये कर्व आपको कुछ ना कुछ इस तरीके से मिल रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब ये ऑब्जेक्ट आपका इलास्टिक बिहेवियर छोड़ के प्लास्टिक बिहेवियर में आ गया। आगे भी हम देखेंगे इलास्टिसिटी और प्लास्टिसिटी होती क्या है। और उसके बाद अगर आपने थोड़ा सा और फोर्स लगाया तो ये फाइनली फ्रैक्चर हो जाएगा और ये ऑब्जेक्ट आपका टूट जाएगा, खराब हो जाएगा। तो ओवरऑल कर्व इसी चीज को दर्शाता है। थोड़ा सा डिटेल में हम और देख लेते हैं इसको। वही पॉइंट ओ से ए क्या दर्शाता है, पॉइंट ओ से इलास्टिक बिहेवियर को दर्शाता है, जैसा कि हमने पीछे ही बताया। और ये जो ए है ना, ये लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है। जो आप स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन वाला फार्मूला आप देख रहे थे हुक्स लॉ का, ये यहाँ तक तो फॉलो करेगा एकदम ओबीडियंटली, लेकिन इसके बाद मतलब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा और फॉलो करेगा, इसके बाद ये फॉलो नहीं करेगा। अब बात करते हैं पोर्शन ए से बी की। तो पोर्शन ए से जो बी है ग्राफ, स्ट्रेस इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन, ये मैं पीछे भी बताया हूँ, क्योंकि जो स्लोप ऑफ ग्राफ है ना, ये इंक्रीज कर रहा है। और इसका मतलब ये है कि जो स्ट्रेन है इंक्रीज कर रहा है ज्यादा तेजी से, लेकिन स्ट्रेस उस तेजी से नहीं इंक्रीज कर रहा है। और इसी पॉइंट को कहते हैं इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट का मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट मैक्सिमम इतना स्ट्रेच हो सकता है, इसके बाद उसको स्ट्रेच नहीं किया जाना चाहिए। अगर आपने इस पे से जो लोड दिया है, जो फोर्स लगाया, उसे आप हटाओगे तो ये ओरिजिनल शेप को रीगेन कर सकता है, स्टिल रीगेन कर सकता है। स्टिल का मतलब यही हुआ, अच्छे से रीगेन कहाँ करेगा, प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट तक ही करेगा। ठीक है। अब बात करते हैं पोर्शन बी से सी की। बी से सी को हम जनरली यील्ड पॉइंट या सी पॉइंट को यील्ड पॉइंट भी कहते हैं। ये है बियॉन्ड द इंक्रीज्ड इलास्टिक लिमिट। जो पॉइंट सी है, अगर हम पॉइंट सी रीच कर गए तो होगा क्या कि बी और सी के बीच अब तो कोई रिलेशनशिप है नहीं स्ट्रेस और स्ट्रेन में। तो थोड़ा सा भी स्ट्रेस लगाएंगे तो वो जो होगा ऑब्जेक्ट, वो प्लास्टिक बिहेवियर की तरफ चला जाएगा। मटेरियल बिकम प्लास्टिक। प्लास्टिक का मतलब क्या हुआ, अभी थोड़ा आगे देखेंगे इलास्टिसिटी और प्लास्टिसिटी को और अच्छे से। प्लास्टिक का मतलब ये हुआ कि कभी आपने पॉलीथीन देखी है व्हाइट वाली, अगर उस पॉलीथीन को, अगर इतनी बड़ी सीट है, आपने स्ट्रेच कर दिया तो ये क्या होती है कि स्ट्रेच हो जाती है, बीच में थोड़ा ऐसे पतली हो जाएगी ऐसे, और स्ट्रेच हो जाएगी, और ये परमानेंटली स्ट्रेच रहती है। अब ये अपने ओरिजिनल पोजीशन या ओरिजिनल शेप को रिगेन नहीं कर सकती। ये हो गया आपका प्लास्टिक बिहेवियर। तो इसी को हम कहते हैं परमानेंट सेट या फिर प्लास्टिक बिहेवियर कह सकते हैं, या कह लो यील्ड पॉइंट। तो ओ से ओ जो पॉइंट है, ओ से ओ डैश तक का ग्राफ में, अच्छा यहाँ पे होना चाहिए था, ठीक है, यहाँ पे है नहीं, ओ से ओ डैश का पॉइंट ग्राफ में नहीं है। यहाँ से देखेंगे तो ये जो है अब ऑब्जेक्ट अब रिकवरेबल नहीं रहा। ठीक है। पोर्शन सी से डी की बात करते हैं। ये अल्टीमेट स्ट्रेंथ है। कहते हैं ना कि भाई किसी को आप टीज कर रहे हो तो वो मैक्सिमम लिमिट तक बर्दाश्त करता है, बर्दाश्त करते करते एक सीमा होती है, उसके बाद वो क्या करेगा, आपको कहेगा भाई फाइनल, अब बात कह रहे हैं कि अब चुप हो जाओ नहीं तो अब पीठ पाट देंगे। वही कहानी यहाँ भी, मैक्सिमम लेंथ तक ये रैपिडली इंक्रीज करेगा, और वो पॉइंट होगा आपका ग्राफ में डी, टॉप ऑफ द कर्व है ये। इसके बाद केवल 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 क्या होगी, ब्रेकिंग होगी। आपने थोड़ा सा भी स्ट्रेस लगाया तो ब्रेक कर जाएगा। पॉइंट ई देखें, पॉइंट ई जो है फ्रैक्चर पॉइंट बोलते हैं। और फ्रैक्चर पॉइंट का मतलब क्या है कि अब यहाँ पे तो आपका ऑब्जेक्ट एकदम खराब ही हो गया। अब इसमें कुछ भी स्ट्रेस स्ट्रेन का रिलेशन के कुछ भी बात करने की अब कुछ भी जरूरत नहीं है। तो अब ये यहाँ पे फाइनली ब्रेक हो गया। और जब कोई ऑब्जेक्ट ब्रेक हो जाता है तो अब वो ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ही नहीं रहा जिसकी आप बात कर रहे थे, तो आप उस पर कोई एनालिसिस नहीं कर सकते। ठीक है।
तो ये ब्रेकिंग पॉइंट है, ये ध्यान रखेंगे, पॉइंट ई। तो इस तरीके से हमने स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप देखा। अब बात करते हैं इलास्टिसिटी एंड प्लास्टिसिटी की। देखो अभी मैं बात कर रहा था कि इलास्टिसिटी क्या है। जैसे सबके घरों में ना रबड़ होगा, तो रबड़ बैंड्स या रबड़ को आप देखते हो तो इस तरीके से आप दो फिंगर्स फंसा के अगर खींचते हो और अगर उसको छोड़ दो तो फिर से क्या करेगा, ये अपना ओरिजिनल जो साइज है इतना बड़ा वो आप रीगेन कर लेगा। तो इसे हम कहते हैं इलास्टिक बिहेवियर। दिस इज नोन एज इलास्टिक बिहेवियर। ठीक है। द प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी टू रिगेन इट्स ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन इन टर्म ऑफ लेंथ, वॉल्यूम और शेप, किसी भी टर्म में हम बात करें तो उसे हम कहेंगे इलास्टिक बिहेवियर। और जो फोर्स लगा रहे थे उसे डिफॉर्मिंग फोर्स भी कहेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं परफेक्टली इलास्टिक बॉडी की, कि भाई परफेक्टली इलास्टिक बॉडी है क्या। देखो किसी भी ऑब्जेक्ट पे हम कितना भी फोर्स लगाएं और वो परफेक्टली इलास्टिक होने का मतलब यही हुआ कि वो बॉडी अपने ओरिजिनल शेप को रिटेन कर जाए। अगर हम बात करें क्वार्ट्ज की, फास्फर, ब्रोंज की, तो ये दो एग्जांपल्स हैं जो नियरली परफेक्टली इलास्टिक बॉडी है। क्योंकि परफेक्ट वर्ड तो कभी पॉसिबल है ही नहीं। अगर आप कहते हो कि 99.9% प्योर है कोई चीज़ तो ये तो ट्रू हो सकता है, लेकिन 100% प्योरिटी इज नॉट पॉसिबल। ठीक है। हो सकता है 99.99% प्योर हो, लेकिन ये 100% कभी भी कोई चीज़ होती नहीं है। ठीक है। तो नियरली परफेक्ट इसीलिए वर्ड लिखा गया है। अब उसके बाद बात करते हैं प्लास्टिक बॉडी की। अब यहाँ देखो किसी ऑब्जेक्ट को हमने खींचा और वो फिर से अपने साइज में रिगेन कर गया, ये तो इलास्टिक है। लेकिन किसी को आपने खींचा और इतना बड़ा था, इतना बड़ा था, इतने बड़ा हो गया, देखो साइज उसकी लेंथ में बढ़ गई। अब वो बढ़ा ही है, अपना साइज रिगेन नहीं कर रहा है, तो ऐसे बॉडी को हम क्या कहेंगे, प्लास्टिक बॉडी कहेंगे। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं डक्टाइलिटी की। तो कुछ प्रॉपर्टी जो मेटल्स में थी जैसे डक्टाइलिटी, मेलेबिलिटी, ये आप क्लास 9, 10th और 11th 12th में पढ़ते हुए आए हो, तो सेम ये भी है, लेकिन यहाँ पे हमने थोड़ा सा इंक्रीमेंट किया कि भाई फिगर्स में भी अगर दे दिया जाए तो आप कैसे पहचानोगे। जिसका ग्राफ लो लाइन रह रहा है वो डक्टाइल होगा, और जिसका ग्राफ बहुत ज़्यादा ऊपर जा रहा है वो ब्रिटल होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब डक्टाइलिटी की बात करते हैं कि मटेरियल ड्रॉन इनटू थिन वायर। सेम इसी के साथ साथ मेलेबिलिटी भी देख लेते हैं। सीट फार्मिंग कैपेबिलिटी। देखो सीट फार्मिंग कैपेबिलिटी की बात करें तो वो मेलेबिलिटी है। डक्टिलिटी किसी भी मेटल्स को उस थिन वायर्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। अब ये आप देखते हैं कि जितने भी आपके घरों में कापर के वायर लगे हैं वो सब कुछ कैसे बने, इलांगेट करके ही बने हैं। तो मोस्टली मेटल्स हैव द प्रॉपर्टी ऑफ डक्टिलिटी एंड मेलेबिलिटी। नेक्स्ट बात करते हैं टफनेस की। अब कोई, हाँ यहाँ पे तो था ही, सॉरी मैंने दोबारा लिख दिया। ठीक है, दिस इज द मैलेबिलिटी। नेक्स्ट टफनेस की बात करते हैं। तो टफनेस क्या है, अब देखो टफनेस और हार्डनेस में थोड़ा सा बेसिक ही डिफरेंस है। टफनेस को देखते हैं, द अमाउंट ऑफ एनर्जी मटेरियल कैन एब्जॉर्ब बिफोर रप्चर। अब ये मान लो हमारे पास एक रॉड है और इस रॉड पे हम हैमर से प्रहार कर रहे हैं, और ये रॉड जैसे ही हमने हैमर से मारा ये टूट गया। तो अब ये क्या है, ये ब्रिटल है क्योंकि इसमें फ्रैक्चर आ गया, इसे हम मान के चलेंगे कि ब्रिटल है। लेकिन अगर ये मुड़ जाए या फिर मुड़ के फिर से ओरिजिनल शेप गेन कर ले तो ये टफ है। ठीक है। तो कई सारे मेटल्स आते हैं, जैसे कापर का वायर आपने लिया और कापर का वायर लिया ऐसे सीधे और फिर उसको आप मोड़ दिया इस तरीके से, वो इजीली मुड़ जाता है क्योंकि सॉफ्ट वायर, सॉफ्ट मेटल है, उसे सॉफ्ट मेटल कहते भी हैं। लेकिन इसी की जगह आपको स्टील की वायर दे दे, आप मोड़ने का प्रयास करो नहीं मुड़ेगा, ऐसे ही सीधा ही रहेगा। तो वो क्या होता है, वो हार्ड मेटल है तो हार्ड ही रहेगा। ठीक है। तो रप्चर जनरली नहीं होता, इसलिए स्टील, पतली भी स्टील जो है बहुत हार्ड होती है। नेक्स्ट बात करते हैं फटीग। द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू रिपीटेड फ्लक्चुएशन ऑफ लोड। अब ये देखो
फटीग जैसे हम अपने डेली लाइफ में बोलते हैं तो इसका इंग्लिश मीनिंग क्या हो सकता है? इसका इंग्लिश मीनिंग होता है भाई थकान। हम थकते हैं ना। तो इसी तरीके से किसी मटेरियल को हम रिपीटेडली कितनी बार यूज करें, जैसे सपोज को जितनी भी बियरिंग्स होती हैं, गियर्स होती हैं, अब इस गियर को देखो, इस गियर्स में ये दांता बने हैं, ये है, लेकिन ये वाला जो दांता है ये टूट गया। इसका मतलब क्या है कि अगर इस मटेरियल को हमें टेस्ट करना है तो हम देखेंगे कि ये बियरिंग या गियर कितने राउंड्स चल सकते हैं, बट इस इज मैक्सिमम कैपेबिलिटी। तो इसका मटेरियल में सुधार करेंगे, भाई ऐसे नहीं टूटना चाहिए। ठीक है, तो ये फटीग है। कितने टाइम्स, कितने साइकिल टाइम्स कोई भी मटेरियल एक पर्टिकुलर लोड को बियर कर सकता है, उसी को हम कहते हैं फटीग। नेक्स्ट बात करते हैं क्रीप। क्रीप देखो, बायो में आप पढ़े होंगे कि भाई क्रीपर्स होते हैं, कुछ प्लांट्स को हम कहते हैं जो समय के साथ साथ, जैसे लता वाले प्लांट्स जो होते हैं ना, वो क्या होते हैं कि एक सहारा उनको दे दो तो वो बढ़ते चले जाते हैं, बढ़ते चले जाएंगे ऊपर। आपने ये कोई सहारा दे दिया तो वो क्रीप करते हैं, इसे कहते हैं क्रीपिंग। तो अब ये क्रीप हुआ क्या? जो क्रीप है आपका, अगर आप देखो यहाँ पे हमने एक ब्रिज का इमेज डाला है। जब ब्रिज बना होगा तो इस तरीके से ये लाइन टेढ़ी नहीं होगी, ये लाइन क्या होगी, कुछ इस तरीके से सीधी लाइन होगी, ब्रिज सीधा बना होगा। लेकिन अब समय के साथ साथ क्या हुआ कि इसमें जो लगा हुआ मटेरियल है, इसने जब धूप, गर्मी, बरसात और ठंडी के मौसम को झेला तो ये थोड़ा सा अपनी लंबाई में बढ़ गया। अब जैसे ही दो ऑब्जेक्ट अपनी लंबाई में बढ़ेंगे तो क्या होगा भाई, यहाँ पे टकराव होगा, इसलिए थोड़ा सा नीचे झुक गया। मैं फिर से इसे इरेज करता हूँ ताकि इमेज में आप अच्छे से देख सकें। ठीक है, देखो, ये थोड़ा सा झुका हुआ दिख रहा है, तो ये है आपका क्रीप। नेक्स्ट बात करते हैं टेंसाइल स्ट्रेंथ की। देखो, हमारे पास जो भी मटेरियल है ना, उस मटेरियल पे, इस मटेरियल को, ये जो रॉड है, इस रॉड का हमें टेंसाइल स्ट्रेंथ चेक करनी है। तो हम क्या करते हैं, इस रॉड को यहाँ से किसी भी ऑब्जेक्ट की मदद से फिक्स कर देते हैं। और फिक्स करने के बाद यहाँ पे हमने एक लोड, ये अप्लाइड लोड लगा दिया, और जब जैसे ही हमने लोड लगाया, ये मटेरियल क्या होगा, एक पर्टिकुलर टाइम तक तो लोड बियर करेगा। लेकिन जैसे जैसे आप लोड बढ़ाते जाओगे, ये धीरे धीरे वायर में खिंचता हुआ और फाइनली टूट जाएगा। तो इसका कितना लोड ये सहन कर सकता है, अपने बॉडी में या अपने साइज में चेंज न करे, उसी लोड को हम कहते हैं टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो मैक्सिमम स्ट्रेस मटेरियल कैन विदस्टैंड अंडर टेंशन। तो टेंशन इज आल्सो ए फोर्स। तो टेंशन फोर्स आप पढ़े होगे क्लास 11 12 में। तो दिस इज द टेंशन फोर्स। तो इसे कहते हैं टेंसाइल स्ट्रेंथ, जितना लोड ये बियर कर सकता है विदाउट रप्चर। अब देखो, टफनेस और हार्डनेस में हमने कहा था ना, बेसिकली थोड़ा सा ही डिफरेंस है। रेजिस्टेंस मटेरियल हैज टू इंडेंटेशन, अब्रेशन, स्क्रैचिंग, कटिंग। अब जैसे अब्रेशन वर्ड हमने यूज किया तो यहाँ पे फिर से देख लेते हैं। तो देखो, अब्रेशन का मतलब होता है, जैसे आप ट्रॉली बैग वगैरह खरीदते हो तो वो आपको स्क्रैच वगैरह करके दिखाता है, ऐसे कि भाई देखो, बहुत बार बार इसको यूज करोगे तो इसकी ऊपर की जो सरफेस है वो खराब नहीं होगी। जैसे मोबाइल फोन्स में पहले नॉर्मल ग्लास आते थे, अब जो है कार्निंग गोरिल्ला ग्लास आने लगे, वो क्या है, स्क्रैच प्रूफ है। उन पे स्क्रैच नहीं होता, क्योंकि बार बार हाथ या नाखून लगने से मोबाइल की स्क्रीन पे भी स्क्रैचेस आ जाते हैं। आप उसे जो है फ्लैश लाइट करके देख सकते हो अपनी मोबाइल पे भी। तो ये देखो, यहाँ पे हमने भी एक मटेरियल है, इसमें एक अप्लाइड फोर्स लगाया, और जितना फोर्स लगाने पे ये मटेरियल बियर कर सकता है, अपनी बॉडी में चेंज नहीं होने देगा, स्क्रैच नहीं आने देगा, उसी को कहते हैं हम हार्डनेस। नेक्स्ट है ब्रिटल। ब्रिटल, किसी भी मटेरियल को तोड़ना है, और जैसे सपोज करो ये चॉकलेट है, ये चॉकलेट को जब हम बीच से तोड़ते हैं तो कितना जान लगाते हैं। इसी चॉकलेट की जगह आपको इतनी मोटी लोहे की राड दे दी जाए तो आप तोड़ पाओगे? नहीं। इसका मतलब क्या है, लोहे की रॉड हार्ड है और ये चॉकलेट क्या है, ब्रिटल है। जो मटेरियल ब्रिटल होते हैं वो कम ही फोर्स पे ब्रेक कर जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं सीयर स्ट्रेंथ की। तो किसी भी मटेरियल की स्ट्रेंथ की अगर बात करें तो स्ट्रेंथ जो होता है वो मैक्सिमम लोड बियरिंग कैपेबिलिटी ही है। इसको अगर हम टेंसाइल के टर्म में देखें तो टेंजेनाइट लॉन्गिट्यूडनल फोर्स लगाते हैं, लेकिन अगर सीयर के टर्म में देखें तो यहाँ पे टेंजेनाइटल फोर्स लगाते हैं। अगर ये हमारा मटेरियल है और इस पे देखो 90 डिग्री, ये मटेरियल है, इस पे 90 डिग्री के एंगल पे हम फोर्स लगाते हैं,
तो इसीलिए हम इसे कहते हैं शियर स्ट्रेंथ। तो आप इस मटेरियल की दो सरफेस या लेयर ले लो, एक पे इधर फोर्स लगाओ, एक पे अपोजिट फोर्स लगाओ, और दोनों पे फोर्स लगाने पे वो मटेरियल अगर घिसक जाए, ठीक है, अपनी जगह से घिसक जाए या पिचक जाए या फिर डिस्प्लेस हो जाए, तो इसे कहेंगे शियर स्ट्रेंथ। दिस विल बी द शियर स्ट्रेंथ। अपने रिलेटिव जो लेयर्स हैं उनकी मूवमेंट करने लगे तो ये शियर स्ट्रेंथ है। कभी कभी आप कपड़े खरीदने जाते हो ना, तो हाथ से ऐसे करके देखते हैं, कुछ कपड़े मोटे होते हैं, कुछ महीन कपड़े होते हैं, तो आप देखोगे कि उसमें जो चेंजेस होते हैं ना, वो जो ऐसे नेटवर्क बनता है उस पे निर्भर करता है। अगर जो लो क्वालिटी लो ग्रेड का होगा तो उसमें जो ब्लॉक्स बनेंगे वो बड़े होंगे, जो अच्छे या फाइन कपड़े होंगे उनमें ब्लॉक्स छोटे छोटे होंगे, इस तरीके से होंगे। जितना छोटा होगा उतना उसके घिसकने के या सीयर स्ट्रेंथ बियर करने की कैपेबिलिटी ज़्यादा होगी, क्योंकि कॉम्पैक्टनेस ज़्यादा होगा, पैकिंग अच्छी होगी। नेक्स्ट बात करते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की। दो तरह से अपोजिट फोर्स लगा देते हैं, भाई कंप्रेस कर रहे हैं, सीधी सी बात है। अगर कंप्रेस हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। सपोज करो यहाँ पे अगर हमने बलून रख दिया है, बलून को कंप्रेस करना कितना आसान है, लेकिन अगर इसी के जगह यहाँ इतना बड़ा मेटल का ब्लॉक रख दें, क्या आप कंप्रेस कर पाओगे? नहीं कर सकते। ठीक है, तो दिस इज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। नेक्स्ट बात करते हैं इम्पैक्ट। इम्पैक्ट स्ट्रेंथ, अगर जो मटेरियल है, इस मटेरियल पे हम एक मैकेनिकल हैमर की मदद से इस पे इम्पैक्ट करें। इम्पैक्ट का मतलब ये होता है कि अब इस हैमर में देखो जितना लोड है, ये लोड जितना ऊपर से और जितना ऊंचाई से आएगा, इस पे लगने वाला जो फोर्स होगा वो इक्वल टू हो जाएगा mg के। तो ये mg से मल्टीप्लाई होकर वेट का जो एक्सपीरियंस हो रहा है इस ऑब्जेक्ट को, ये हमारा ऑब्जेक्ट है जिसको हम चेक करना चाह रहे हैं कि भाई इसका इम्पैक्ट स्ट्रेंथ कितना है। ये हैमर इस पे टकराएगा, अगर ये टूट गया या फिर द मैक्सिमम लिमिट वेयर इट कैन ब्रेक or can bear such type of impact is known as impact strength. नेक्स्ट अब बात करते हैं कंपोजिट मटेरियल्स की। तो कंपोजिट मटेरियल्स का टॉपिक थोड़ा बड़ा है, हमने थोड़ा शार्ट में कवर करने का प्रयास किया है, और जो डिटेल नोट्स है वो आपके पास है ही, फिर भी एक ओवरव्यू और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा कि भाई कंपोजिट मटेरियल है क्या और किन हेड्स में इन्होंने डिवाइड करना है। तो कंपोजिट मटेरियल्स जो होते हैं, ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो कॉम्बिनेशन से बनते हैं। ये दो भी हो सकते हैं, दो से ज्यादा भी। ठीक है, तो मेनली एटलीस्ट हम मान के चलते हैं कि कॉम्बिनेशन कभी भी होगा तो दो चीजों का होगा। तो जैसे ही दो चीजों को कंबाइन करते हैं तो जो रिजल्टेंट मटेरियल होता है वो क्या होता है, या तो पहले वाले से ज्यादा स्ट्रोंगर हो जाएगा, लाइटर हो जाएगा, रेजिस्टेंस टू कुछ इलेक्ट्रिसिटी, हीट, कंडक्टिविटी एक्सेट्रा में जो चेंजेस आ सकते हैं उसके प्रॉपर्टी में वो होगी। अगर ऐसा होता है तो ऐसे मटेरियल को कंपोजिट मटेरियल या फिर रेनफोर्स्ड मटेरियल बोलते हैं। रेनफोर्स्ड मटेरियल का मतलब उसकी जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज है, फिजिकल प्रॉपर्टीज है, केमिकल प्रॉपर्टीज है, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज है, ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज है, वो सारी की सारी क्या हो गई, रेनफोर्स हो गई, इन्हांस हो गई। तो ऐसे मटेरियल्स को हम कंपोजिट मटेरियल बोलते हैं। मेनली कंपोजिट मटेरियल में जो दो कंपोनेंट हम लेते हैं वो क्या होते हैं, एक होता है फाइबर और एक होता है मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स जो है आपका बल्क अमाउंट में होगा, और जो रेनफोर्स मटेरियल है या डिस्पर्स फेज है, ये एक तरीके से एडिटिव है, इसे ऐड करते ही कम मात्रा में ऐड होता है। रेनफोर्स मटेरियल से क्या हमें मिलेगा, हाई स्टिफनेस मिलेगी, हाई स्ट्रेंथ मिलेगा, लो डेंसिटी मिलेगी। और मैट्रिक्स से गुड शियर प्रॉपर्टी मिलती है, लो डेंसिटी मिलती है। अब देखो कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, आप सपोज कर लो कि जो भी हमने आपको यहाँ पे इमेज दिखाए हैं, जैसे ये इस बिल्डिंग के बाहर जो भी लगा है ये कंपोजिट मटेरियल है। इस तरह के प्लास्टिक्स के ब्लॉक या जो आप अपने सेंटर्स में या क्लासरूम में लगे हुए देखते हो, ये सारे जो है क्या है, रेनफोर्स मटेरियल है। आपके कार कार के ऊपर जो कवरिंग है, ठीक है, मेटल्स की हो या फिर प्लास्टिक की हो, जो भी है बॉडी मेनली कह लो, वो क्या है, रेनफोर्स मटेरियल है। कभी कभी देखो आपको आर्टिफिशियल दांत लगाए जाते हैं, आपका आर्टिफिशियल दांत इसमें से अगर हम कह दें कि आप पहचानो कि कौन सा है, तो क्या आप पहचान सकते हो? नहीं पहचान सकते। और ये मटेरियल का कलर भी वैसा है और मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी है, आप खा सकते हो उतने जितना पहले खा सकते थे या थोड़ा बहुत कम ही। ठीक है, तो देखो इसमें आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, प्लस स्ट्रेंथ उतनी ही है।
और कुछ क्लॉथेस या ऐसे सीड्स जो आप देखे होंगे अपनी डेली लाइफ में, तो ये सारी चीजें जो आप देखते हैं वो क्या है, कंपोजिट मटेरियल है। अब कंपोजिट को हम मेनली दो बेसिस पे डिवाइड करते हैं, क्योंकि हमारे पास दो ही ऑब्जेक्ट है, मैट्रिक्स है और रेनफोर्स मटेरियल। तो मैट्रिक्स में अगर हम डिवाइड करेंगे तो मेटल मैट्रिक्स ले सकते हैं, सिरेमिक मैट्रिक्स ले सकते हैं, पॉलीमर मैट्रिक्स ले सकते हैं। और रेनफोर्स में लेंगे तो पार्टिकल रेनफोर्स ले सकते हैं, फाइबर रेनफोर्स ले सकते हैं और स्ट्रक्चरल ले सकते हैं। तो एक एक करके हम देख लेते हैं। पहले रेनफोर्स को थोड़ा सा इलेबरेट करके देखते हैं कि रेनफोर्समेंट में जो पार्टिकल रेनफोर्स है, फाइबर रेनफोर्स है और स्ट्रक्चरल रेनफोर्स है, इनका क्या मतलब है। देखो, जो रेनफोर्स मटेरियल है वो लार्ज पार्टिकल भी हो सकता है और छोटे छोटे पार्टिकल भी हो सकता है। लार्ज पार्टिकल देखो, इसका डायामीटर जो है वो 100 नैनोमीटर से ज़्यादा ले लें। अच्छा, ये नैनोमीटर का मतलब क्या हुआ, इसमें हम नैनो पार्टिकल यूज कर सकते हैं और नैनो पार्टिकल बहुत ही अच्छे मैकेनिकल स्ट्रेंथ देते हैं। यहाँ पे हम छोटे छोटे पार्टिकल यूज किए हैं। इसके बाद देखो, फाइबर रेनफोर्स की बात करें तो कॉन्टिन्यूअस है ये और डिसकॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस में जो फाइबर है ये छोटे छोटे फाइबर हैं, थोड़े लेकिन लंबे हैं। डिसकंटिन्यूअस में देखो, छोटे छोटे फाइबर हैं। अच्छा, कंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस में ऐसे भी समझ सकते हो, देखो एक फाइबर ऐसे, दूसरा फाइबर यहाँ खत्म हो रहा है, तीसरा ऐसे। डिसकंटिन्यूअस में ऐसे, ये कोई जरूरी नहीं ऐसे भी खत्म हो सकता है। ठीक है। और रैंडमली ओरिएंटेड और अलाइंड। डिसकंटिन्यूअस में दो प्रॉपर कैटेगरीज और हो सकती हैं कि भाई रैंडमली ओरिएंटेड हो और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइंड हो। इसके बाद देखो, स्ट्रक्चरल में देखें तो लैमिनर और सैंडविच भी। लैमिनर का मतलब क्या होता है कि एक सीट के ऊपर दूसरी सीट रखी गई, एक ये सीट है, फिर ये एक सीट, ये सीट, ये सीट, ये सीट। अब इसमें सीट जो रखी गई हैं उनको जनरली जब रखते हैं तो अगर इस तरीके की सीटिंग है तो दूसरी सीट इस तरीके वाली रख देते हैं ताकि मैकेनिकल प्रॉपर्टी इन्हांस हो। ठीक है। तो ये हो गया भाई, लैमिना मीन्स होता ही है प्लेट। लैमिना मीन्स ही होता है प्लेट। तो आपको ये ध्यान रखना है कि लैमिना मीन्स होता है प्लेट। ठीक है। और सैंडविच मॉडल देखो, ऊपर का दोनों जो फोर्स है या फेस सीट है ये सेम है, बीच में जो मटेरियल है ये अलग है और ये एडिटिव अलग है। तो इन दोनों को जब ऐड कर देंगे तब ये बनेगा सैंडविच। ये उसी तरीके से है जैसे सैंडविच बर्गर में आप देखते हो कि ऊपर का पाव अलग होता है, नीचे का पाव अलग होता है और जो कुछ मटेरियल होता है वो बीच में भरा होता है, इसीलिए इसे सैंडविच कहा गया। तो आप वहां से कंपेयर कर सकते हो। अब बात करते हैं वन बाय वन एक एक मैट्रिक्स की। देखो, पहले जो मैट्रिक्स हमने मैट्रिक्स कंपोजिट लिया था वो था मेटल मैट्रिक्स कंपोजिट। मेटल मैट्रिक्स कंपोजिट में हमें जो पढ़ना है वो एग्जांपल दिया गया एल्यूमिनियम कार्बन का। ठीक है। अच्छा, इनमें जो एप्लीकेटिव पार्ट है ना वो मोस्टली बहुत जगहों पे मैच करेगा। जैसे अगर हम पहले ही इसकी एप्लीकेशंस की बात कर लें तो ये कहाँ कहाँ पे यूज हो सकता है। इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज कर सकते हैं, मेडिकल डिवाइसेस में यूज कर सकते हैं, स्पोर्टिंग गुड्स में यूज कर सकते हैं। भाई एल्यूमिनियम है तो अभी जो हमने आपको ये सीट्स दिखाई थी, अगर इस घर के चारों तरफ वाली ये सीट को देखो तो ये सीट एल्यूमिनियम की बनी हुई थी, तभी तो ये इतनी इम्पैक्ट देती हैं। और प्लस इसके बीच जो फील्ड मटेरियल्स होता है, ये मटेरियल ही आपकी बिल्डिंग को हीट रेजिस्टेंस कराता है, मतलब बाहर की हीट अंदर नहीं आने देगा। ये मटेरियल बहुत ही अच्छा होता है। आजकल मतलब मोस्टली हर बिल्डिंग्स में देखो हर जगह लग रहे हैं ये मटेरियल। देखो, इनको डेवलप करना बहुत ही चैलेंजिंग होता है। और अगर बात करें कि मेटल मैट्रिक्स कंपोजिट की है क्या, तो मोस्टली जो एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम दो मेटल यूज हम करते हैं, जिसकी वजह से इसमें हाई स्ट्रेंथ और भी प्रॉपर्टीज आ जाती हैं। जैसे जैसे हम बात करें टेम्परेचर रेजिस्टेंस की, तो अगर देखो कि जो आपके पास एल्यूमिनियम की सीट है, ये दो एल्यूमिनियम की बेसिकली सीट होती है और इसके बीच जो मटेरियल फिल किया जाता है, जब कभी भी आप इस सीट को जो मैंने दिखाया फिगर्स में आप उठा के देखोगे तो कुछ इस तरीके का होता है। अब ये जो मटेरियल है ये कार्बन का है और कार्बन ब्लैक होता है। कार्बन ब्लैक के अगर मटेरियल ऐसे ले ले भाई, ऐसे अगर ले लें तो आप क्या करोगे कि ये जो मटेरियल है ये आपका काम करेगा इंसुलेटिंग का, क्योंकि कार्बन कभी भी सेमीकंडक्टर में यूज नहीं होता, कार्बन कंडक्टिंग नहीं है। तो इंसुलेटिंग मटेरियल होता है, कार्बन से बने मोस्टली मटेरियल क्या होते हैं, इंसुलेटिंग। तो अब यहाँ से जो भी हीट आएगी, यहाँ से जो भी एच न्यू आ रहा है ये इधर आपकी बिल्डिंग पे नहीं आ सकता,
तो इस तरीके से देखो कि इस तरीके से ये मटेरियल डेवलप किया जाता है। ठीक है, जो आपको यहाँ पे पढ़ना है कि भाई एल्यूमिनियम कार्बन का जो मटेरियल हमने दिखाया, तो वो फिगर जो था वो इसी का था। ठीक है, द मटेरियल इज यूज्ड इन द एंटीना सपोर्ट, मिरर्स एंड अदर ऑप्टिकल डिवाइसेस, रेडियो इंजीनियरिंग। इट इज पॉसिबल टू यूज this composite in space platform where there are cyclic changes in working conditions। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहाँ पे फुल सन लाइट का केस हो। जैसे अभी हमने बताया कि आप अपने घर के बाहर लगा दो तो आपकी बिल्डिंग के अंदर जो है सनलाइट या हीट नहीं जाने देगा। तो इस तरीके से जितनी भी ऑप्टिकल डिवाइसेस हैं या रेडियो इंजीनियरिंग डिवाइसेस हैं, उन सब में भी हम इनको लगा सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा सिरेमिक मैट्रिक्स कंपोजिट। देखो, सिरेमिक क्या होता है भाई? सिरेमिक प्रोवाइड एक्सट्रीम टेम्परेचर एंड करोजन रेजिस्टेंस। तो जितनी भी आप जो पोट्री क्लेज देखते हो या पोट्री के आइटम्स देखते हैं, जो चीनी मिट्टी वाले बर्तन आप जनरली कहते हो ना, जो टूट जाते हैं। कभी कभी आपने 11th क्लास में या 12th क्लास में अगर प्रैक्टिकल किया हो केमिस्ट्री का, तो एक होता था क्रूसिबल। ठीक है, या एक होती थी चाइना डिश। अगर आपको याद हो तो ये चाइना डिश या क्रूसिबल जो होते थे, ये चीनी मिट्टी के बर्तन के बने होते थे। इसको आप डायरेक्ट बर्नर पे हीट करके किसी भी कंपाउंड को पूरी तरीके से जला सकते हैं। सो जो इतना ज्यादा टेम्परेचर रेजिस्टेंस देते हैं, एक्सट्रीम एक्सट्रीम टेम्परेचर रेजिस्टेंस देते हैं। और जितना भी आप यूट्यूब पे कभी आपने देखा हो किसी मेटल को पिघला के वो एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, तो इन सब में जो है हम इसी का चाइना डिश या ऐसे सिरेमिक मैट्रिक्स कंपोजिट का ही यूज करते हैं। तो आप समझ लो कि उसी तरीके का है। सिरेमिक्स आर जनरली ब्रिटल एंड अनरेनफोर्स। तो अब देखो, चाइना मिट्टी के जो बर्तन होते हैं मजबूत तो होते हैं, लेकिन जैसे ही आप गिरा दो सब टूट के बिखर जाते हैं। ठीक है, तो ये भी देखो यहाँ से प्रॉपर्टी आपकी मैच कर रही है, तो उसको आप मैचिंग करता हुआ कुछ आपको अगर भूल रहा हो तो इस तरीके से लिख सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं नॉन ऑक्साइड्स की, जिसमें सॉरी एग्जाम्पल की। तो जिसमें आपको सिरेमिक मैट्रिक्स कंपोजिट में आपको पढ़ना है मेनली कार्बन सिलिकन वाला। कार्बन सिलिकन कंपोजिट का होते कितने हैं भाई? कार्बन कार्बन का होता है, कार्बन सिलिकन का होता है, कार्बन सिलिकन का सिलिकन कार्बाइड का भी होता है, सिलिकन कार्बाइड, और एल्यूमिना एल्यूमिना का भी होता है। ठीक है, तो मोस्टली जो हम देखते हैं अपने घरों में, ये सिलिकन कार्बाइड वाला ज्यादातर देखते हैं। तो सिलिकन कार्बाइड या सिलिकन कार्बन के जो बने होते हैं दो आइटम्स हम ज्यादातर देखते हैं। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल याद रखेंगे। नेक्स्ट अब बात करते हैं पॉलीमर मैट्रिक्स कंपोजिट की। ये पॉलीमर मैट्रिक्स कंपोजिट क्या है? देखो, अब जैसे हमने कहा कि आप अपनी बिल्डिंग्स की छतों पे फाइबर्स यूज करते हैं। फाइबर्स हमें क्या करता है? धूप से भी बचाता है, पानी से भी बचाता है। और उसको मजबूती प्रदान करने के लिए उसमें छोटे छोटे थ्रेड्स, छोटे छोटे पार्टिकल्स मिला देते हैं, क्योंकि जो पॉलीमर है, वो पॉलीमर या जो फाइबर बना है वो मेनली प्लास्टिक का बना होता है। और कभी भी प्लास्टिक इतना ड्यूरेबल नहीं होती है कि अगर उसको 12 मंथ के लिए धूप में या बारिश में रख दो तो वो खराब हो जाती है। ठीक है, तो जनरली जो ग्रीन कलर की या कलरफुल प्लास्टिक्स आती हैं जो हम घरों में लगाते हैं, वो सारा कुछ आप थोड़ा सा देख सकते हैं। इसमें हम यूज कर सकते हैं कार्बन फाइबर और ग्लास फाइबर एज ए रेनफोर्सिंग मटेरियल। और बाकी क्या यूज कर सकते हैं? बाकी हमारा पॉलीमर हो सकता है। और वो पॉलीमर जैसे आप पॉली स्टाइरीन यूज कर सकते हो, पॉलीथाइलीन यूज कर सकते हो। तो ये सारे जो पॉलीमर्स हैं उन सबको यूज करके प्लस रेनफोर्सिंग मटेरियल में कार्बन फाइबर और ग्लास फाइबर को यूज करके हम बना सकते हैं। ठीक है, इनके एग्जाम्पल इतने सारे हैं कि हमने कुछ भी नहीं लिखना चाहा, क्योंकि पॉलीमर आपने पढ़ा है तो आप देखेंगे बहुत सारे पॉलीमर है, तो इनका एग्जाम्पल बहुत सारा है और इनके यूजेस तो बहुत सारे हैं। ठीक है, बहुत यूजेस हैं, जितना भी आप सोचो, जहां भी आप सोचो, एरोस्पेस में, ऑटोमोबाइल में, मरीन में, स्पोर्टिंग गुड्स में, सब जगह, क्योंकि ये लाइट वेट होते हैं, हाई स्ट्रेंथ होते हैं, स्टिफनेस इनमें बहुत ज्यादा होता है, तो ये सारी प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, तो बहुत यूज है, वाइड यूज है इसका।
अच्छा, इसमें हम ये भी यूज कर सकते हैं, इपॉक्सी रेजिन्स भी यूज कर सकते हैं, पॉलिस्टर्स रेजिन भी यूज कर सकते हैं एज ए इंस्टीड ऑफ पॉलीमर, क्योंकि ये भी तो पॉलीमर ही है, इपॉक्सी और पॉलीस्टाइरीन रेजिन जो है वो पॉलीमर ही है। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं पार्टिकल रेनफोर्स सिरेमिक्स की। अब देखो, पार्टिकल रेनफोर्स सिरेमिक्स की बात करें तो सबसे पहले एग्जांपल देख लो, तुरंत दिमाग में ये चीज आ जाएगी। देखो, सीमेंट, जब भी सीमेंट आप खरीदते हो तो वो कैसा होता है कि जो पाउडर होता है, पाउडर में क्या होते हैं, सब तो पार्टिकल होते हैं कि नहीं? ये पार्टिकल मिक्स होते हैं उस पाउडर में। अब सिरेमिक देखो, जहां वर्ड आ गया सिरेमिक, मतलब चीनी मिट्टी, कंक्रीट या पत्थर को घिस पीट के कुछ बनाया गया ऐसी चीज है। तो इसमें समझ लो कि जो भी आप सीमेंट बनाते हो ये कुछ इसी तरीके का होता है। ठीक है। और इसमें जो रेनफोर्सिंग मटेरियल हम यूज करते हैं वो जनरली ध्यान रखते हैं कि भाई लो कास्ट यूज किया जाए, क्योंकि जो सीमेंट होता है वो जनरली 500 या 800 रुपीज का 50 केजी आता है। तो आप सोचो कि 50 केजी आप खरीद रहे हो, करीब करीब 1000 रुपीज मान लो, अब मुझे तो रेट याद नहीं है, तो हो सकता है 1000 करीब करीब मान लेते हैं, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली। तो सपोज करो कि इतना ही कम, मतलब ये लो कास्ट होता है। और उसमें जो पार्टिकल्स यूज करते हैं जनरली हम, वो मेटल ऑक्साइड यूज करते हैं। ठीक है। और कुछ मेटल्स भी आप यूज कर सकते हैं। ये दो चीजों को जनरली यूज करते हैं। तो ये पार्टिकल रेनफोर्स सिरेमिक इस तरीके का होता है। इसमें एग्जांपल से देखेंगे। नेक्स्ट है बल्कनाइज रबर। आप देखो, जो रबर होता है ना वो बहुत ज्यादा, जो नेचुरल रबर होता है वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट होता है। अब मान लो आपको टायर में लगाना है, टायर चलेगा रोड पे, रोड से घिस जाएगा टायर, अगर नेचुरल रबर लगाओगे तो घिस जाएगा एक ही दिन में। तो हम क्या करते हैं, उस रबर को रेनफोर्स मटेरियल यूज करके रेनफोर्स रबर बना देते हैं, जिससे उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, और इनको हम टायर्स में इजिली यूज कर सकते हैं। तो इसमें देखते हो कि जो टायर्स के अंदर नायलॉन्स की रोप लगी होती हैं, प्लस उन टायर्स के ऊपर भी जो रबड़ होता है उसमें हम पार्टिकल मिक्स करते हैं। तो इस तरीके का हम पार्टिकल मिक्स करके उस रबड़ को रेनफोर्स मटेरियल में कन्वर्ट कर देते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कार्बन फाइबर रेनफोर्स पॉलीमर्स की। देखो, अभी जो हम पीछे बात कर रहे थे ना कि इपॉक्सी इपॉक्सी रेजिन्स जितनी भी थी, ये सारे जो हैं ये पॉलीमर हैं, और ये पॉलीमर एक तरीके से एडेटिव होते हैं। ठीक है। ये बहुत तेजी से जो रेजिन्स होते हैं वो सेट हो जाते हैं। जैसे आप देखा होगा कि भाई कुछ की वगैरह से बनानी है तो उस तरीके से इसको जो है उस शेप में इस रेजिन्स को डाल दो और उसे थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, ये सेट हो जाते हैं। ठीक है। अब इन रेजिन्स में भी हम कुछ करेक्टरिस्टिक्स चेंजेस चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, कार्बन फाइबर को, छोटे छोटे कार्बन फाइबर्स को ऐड कर देंगे। ये कार्बन फाइबर्स क्या हो सकती हैं भाई, कार्बन नैनो ट्यूब हो सकती हैं। ये कार्बन नैनो ट्यूब भी हो सकती हैं, क्वांटम डॉट्स भी हो सकते हैं। तो कुछ इस तरीके के मटेरियल्स, और भी छोटे छोटे फाइबर्स की बात करें तो छोटे छोटे फाइबर्स हम यूज कर सकते हैं, कार्बन फाइबर्स कह लो। ठीक है। नेक्स्ट अब बात करते हैं, ये लगभग लगभग पूछा ही जाता है, एराइमिड फाइबर या रेनफोर्स पॉलीमर। अगर हम बात करें तो इसके एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करें। देखो, आपके पास जो एग्जाम्पल हमने लिया है इसमें बहुत सारे कैटेगरीज हैं, लेकिन एक नॉर्मल एग्जाम्पल है केवलार। केवलार जो बुलेट प्रूफ जैकेट होती है, बुलेट प्रूफ जैकेट्स, बुलेट प्रूफ जो जैकेट्स होती है उसमें बच्चों क्या होता है कि वो ग्लास भी नहीं होती, वो होती है पॉलीमर। और वो किसकी बनी होती है, केवलार की। वो केवलार पॉलीमर है। ये ऐसा रेनफोर्स मटेरियल है, सपोज करो कि यहाँ पे आप हो और यहाँ पे आपने वेस्ट के रूप में बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी, और यहाँ से बुलेट गई। ये बुलेट लगने के बाद भी ये इस जर्क को हल्का सा बियर करेगी। ठीक है। अगर यहाँ मेटल की सीट होती तब ये पूरा जर्क आपके कहाँ देता, फेफड़ों पे, फेफड़ों से क्या हो जाता, ब्लड निकल आता, आपको वोमिटिंग हो जाती, ब्लड की वोमिटिंग, आप मर जाते। तो इसलिए मेटल नहीं यूज करते, पॉलीमर यूज करते कि हल्का सा जर्क दे, प्लस इतना भी ना हो कि ये पेनिट्रेट कर जाए।
तो बुलेट कभी भी पेनिट्रेट नहीं करती, क्योंकि तभी तो लिख रहा बुलेट प्रूफ, पेनिट्रेट नहीं कर सकती। तो सोचो ये कितना इम्पैक्ट रेजिस्टेंस है इसमें। ठीक है, तो दीज आर एराइमिड फाइबर्स, ये याद आपको यहाँ पे रखना है, सब कुछ भूल जाओ, यहाँ पे ये याद रखना है कि ये एराइमिड फाइबर है। तो केवलार जो बना होता है वो एराइमिड फाइबर का बना होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और इसमें बहुत सारी चीजें मिलाई जाती हैं, डिफरेंट तरह के केवलार्स होते हैं। अब देखो, हर एक चीज का यूज और एप्लीकेशंस तो हम बता नहीं सकते थे, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाता, तो हमने एक शार्ट में बेनिफिट ऑफ कंपोजिट और यूजेस ऑफ कंपोजिट की बात की। देखो बेनिफिट क्या है कि ये केमिकल रेजिस्टेंस कर देगा, करोजन रेजिस्टेंस कर देगा, एक्सीलेंट थर्मल प्रॉपर्टीज, ड्यूरेबल का मतलब बहुत दिनों तक चलने वाला, वर्सेटाइल, हाई इम्पैक्ट स्ट्रेंथ, लो लाइट वेट, अब्रेशन स्क्रैच वाला रेजिस्टेंस, ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज इनहांस कर देगा, शॉक रेजिलियंस करेगा, फटीग और क्रीप रेजिस्टेंस कर देगा। अभी फटीग और क्रीप हमने बहुत अच्छे से देखा था, वो पुल वाला केस भी देखा था। इसके बाद यूज कहाँ पे करते थे, एरोस्पेस में, आर्किटेक्चर में, ऑटोमोबाइल में, इंजीनियरिंग प्रोडक्शन में। तो डिफरेंट सर्विस सेक्टर जितने भी आप याद कर सकते हो, जो भी लिख सकते हो सब लिख देना, कभी भी कोई गलत नहीं होगी, क्योंकि ये हर जगह यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं सरफेस करेक्टराइजेशन टेक्निक्स की। इसमें हमें दो टेक्निक्स पढ़नी है, एक्सरे फोटो इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी और एक्सरे डिटेक्शन। पहला स्टार्ट करते हैं एक्सरे फोटो इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी। देखो अगर एनर्जी का क्रम देखें तो आपको पता है, क्लास 11 12 में हमने पढ़ा है कि एक्सरे ही इज हाईली पावरफुल टेक्निक, और ये जो रेज है वो पेनिट्रेट कर देती है। तभी तो आप एक्सरे मशीन के पास जाते हो तो वहां पे लिखा होता है एक्सरे इज हार्मफुल, इस कमरे से दूर रहें। ऐसा क्यों? क्योंकि एक्सरे हमारी बोन्स को पेनिट्रेट नहीं कर पाती, लेकिन मसल्स वगैरह को पेनिट्रेट करती है। और जहां से एक्सरे रिफ्लेक्ट होती हैं, इसीलिए हमारे बोन से रिफ्लेक्ट होती है, तो बोन का इमेज मिलता है, मसल्स का कभी इमेज नहीं मिलता एक्सरे में। ठीक है, देखो किसी मेटल के सरफेस पे अगर एक्सरे प्रोपोगेट कराएं तो वो उसमें इतनी कैपेबिलिटी होती है कि वो ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉन्स, वो भी जो 1s का इलेक्ट्रॉन है, उसको भी एग्जिट करा सकता है। ठीक है, इसी चीज को यूज करके ये एक्सरे फोटो इलेक्ट्रॉन, इसी एग्जिशन को यूज करके एक्सरे फोटो इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी बनाई गई। बेसिकली ये जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा 1s का, इसके पास होगी काइनेटिक एनर्जी, और ये जो काइनेटिक एनर्जी होती है ये होती है एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। ये क्या भाई, अप्लाइड फ्रीक्वेंसी, कितना एनर्जी आप अप्लाइड कर रहे हो, और ये होती है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है, मिनिमम एनर्जी इस मेटल को चाहिए अपना सरफेस छोड़ने के लिए इस इलेक्ट्रॉन। लेकिन जब मशीन के तौर पे हम यूज करते हैं तो इसमें थोड़ा सा करेक्शन कर देते हैं। करेक्शन क्या करते हैं, इसमें -5 और घटा देते हैं। भाई जिस मशीन में आप ये यूज कर रहे हो, उस मशीन का भी तो कुछ न कुछ कैपेबिलिटी होगी, कैपेसिटी होगी एब्जॉर्ब करने की। इसका सीधा एग्जांपल ऐसे समझ लो कि आप यहाँ पे एक बर्तन रखे हो, इसमें पानी गर्म कर रहे हो और यहाँ से हीट कर रहे हो। अब जो भी हीट कर रहे हो, तो ये हीट डायरेक्ट पानी को नहीं मिल रही, सबसे पहले बर्तन भी गर्म हो रहा है, तो ये बर्तन कुछ ना कुछ तो अपने को गर्म करने में हीट खा जाएगा ना, पूरा का पूरा पानी को नहीं देता है, क्योंकि बीच में बैरियर का काम कर रहा है। सेम वैसे ही तो इसे कहते हैं वर्क फंक्शन, या फिर फंक्शन ऑफ मशीन, स्पेक्ट्रोमीटर, जो भी स्पेक्ट्रोमीटर आप यूज करते हैं, ये हो गया वर्क फंक्शन ऑफ स्पेक्ट्रोमीटर। क्योंकि ये जो टेक्निक है ये स्पेक्ट्रोमेट्री है, स्पेक्ट्रोस्कोपी है, तो ध्यान रखेंगे यहाँ पे। तो ये तो करेक्टेड आपका इक्वेशन है। अब देखो, जैसे हमारे फिंगर्स का फिंगरप्रिंट सबका अलग अलग होता है, इसी तरह हर मेटल के लिए ये जो स्पेक्ट्रा देता है ना, ये स्पेक्ट्रा अलग अलग आता है। तो हम क्या कहते हैं भाई, इससे हम किसी भी चीज की केमिकल एनालिसिस कर सकते हैं। इसीलिए कहते हैं इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी फॉर केमिकल एनालिसिस, शार्ट में इसको कहते हैं इसका। इसका आपको कभी कभी आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि भाई इसका का फुल फॉर्म बताओ। जैसे आपको मोस्टली ईडीटीए का फुल फॉर्म प्रैक्टिकल में पूछ लिया गया था, उसी तरीके से पूछा जाएगा। तो ये हमने थोड़ा सा प्रिंसिपल भी डिस्कस कर लिया, इसमें बेसिक इक्वेशन जो क्या आ रही थी वो भी डिस्कस कर लिया। ठीक है, अब अगर इस स्लाइड की बात करें तो यहाँ पे हमने आपको दिखाया कि देखो ये जो है ये तो रे डायग्राम है, कि भाई हमारे पास एक एक्सरे सोर्स होता है, एक्सरे सोर्स से एक्सरे आई, और एक्सरे मोनोक्रोमेटर से मोनोक्रोमेटर ने चेंज किया और यहाँ पे सैंपल पे आके फॉल। यहाँ पे हमने एक स्टेज मैनिपुलेटर लगा दिया जो इसको आगे पीछे करेगा, मैनिपुलेट करता है।
फिर इस सैंपल पे जैसे ही गिरा तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से तेजी से निकलेंगे। जहाँ पे हमने इलेक्ट्रॉन लेंस लगा रखा, लेंस क्या करता है, किसी चीज को बारीकी से देखने का काम करेगा, और ये देखने के बाद क्या करेगा, उसको काउंट करेगा। यहाँ से फिर हमने एसिलरेट कराने के लिए प्लस माइनस का एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के होने की वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन है वो तेजी से जाके यहाँ पे टकराएंगे, मल्टी चैनल डिटेक्टर प्लेट पे टकराएंगे। और जैसे ही इस प्लेट पे टकराएंगे तो ये प्लेट भी काउंट करेगा कितने आके टकराए, किस स्पीड से टकराए। इसी दो चीजों को इंटरप्रेट करके हमारी मशीन हमें एक डेटा दे देती है, और उसी को कहते हैं ग्राफ। ये जो पूरा सिस्टम है, ये यहाँ से जो भी पूरा सिस्टम है, ये पूरा सिस्टम एक वैक्यूम में रखा रहता है, क्योंकि ये ऐसी सेंसिटिव टेक्निक है ना, यहाँ पे धूल के पार्टिकल भी चले गए तो ये आपका ग्राफ खराब आएगा। तो देखो, ये आपका इमेज है जो मशीन जैसे दिखती है, और ये है रे डायग्राम। लेकिन आपसे पूछा क्या जाता है, आपसे पूछा जाता है ब्लॉक डायग्राम बनाओ। तो क्या है भाई, सोर्स ऑफ रेडिएशन है, आयोनाइजेशन चैम्बर है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन फॉल हुए, इलेक्ट्रॉन काइनेटिक एनर्जी एनालाइजर है और डिटेक्टर है, और वैक्यूम पंप से ये सारे जुड़े हैं तो क्योंकि कंटामिनेशन ना हो। उसके बाद हमारे पास एक एम्पलीफायर या रिकॉर्डर होगा या ग्राफ प्लाटर होगा, जो भी कहें। ठीक है, बात करते हैं कि इनसे क्या होता है और कैसे लिखेंगे। दो दो लाइन के बारे में लिखना है, तो जो मैंने ऊपर बताया वही लिख दो, अच्छी बात है। अदरवाइज यहाँ पे हम देख लेते हैं। देखो, इसमें बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज यूज करते हैं, 10 से 15 किलो वोल्ट का हम वोल्टेज यूज करेंगे, तो एक्सरे सोर्स जनरेट करेंगे, और वो एक्सरे सोर्स क्या होगा, जाके सैंपल पे टकराएगा। ये सारा कुछ कहाँ होता है, हाई अल्ट्रा वैक्यूम में होता है। 10⁻⁻9 और 10⁻⁻10 की रेंज का हम वैक्यूम क्रिएट करते हैं, वैक्यूम पंप लगा के। उसके बाद बात करते हैं स्टेज मैनिपुलेटर का, तो वो इधर उधर करने का ही काम करता है। इलेक्ट्रॉन लेंसेज क्या करते हैं भाई, कलेक्ट एंड स्लो द इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सैंपल सरफेस बिफोर एंटरिंग द एनर्जी एनालाइजर चैम्बर। तो जो एनर्जी एनालाइजर चैम्बर था, वहां जाने से पहले इसको कलेक्ट करती हैं, उनको देखती हैं, और ऑब्जेक्ट मतलब मॉनिटर करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एनर्जी एनालाइजर की। तो यहाँ पे जो हेमिस्फेरिकल पार्ट हमने ऐसा बनाया था, डोम जैसा प्लस माइनस, ये था आपका एनालाइजर, जो एनालाइज करेगा, कंसंट्रेट करेगा, और हाई वोल्टेज होने की वजह से एसिलरेट भी करेगा पार्टिकल्स को जाके डिटेक्टर पे टकराने के लिए। और जैसे ही डिटेक्टर पे जाएंगे, डिटेक्टर क्या करेगा भाई, सबको डिटेक्ट करेगा, और डिटेक्ट करने के बाद ये जो भी डेटा होगा, क्या क्या डिटेक्ट करेगा, ये डिटेक्ट करता है काइनेटिक एनर्जी एंड नंबर। क्योंकि इसमें जो ग्राफ आता है ना, वो इसी चीज का आता है, काइनेटिक एनर्जी ऑब्लिक नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, इसी का ग्राफ होता है ये। ठीक है, और ग्राफ कुछ इस तरीके से आता है। ठीक है, तो ये सैंपल ग्राफ हो गया। बात करते हैं मॉनिटर की फर्दर। मॉनिटर क्या करेगा, मॉनिटर कुछ नहीं करता। अगर यहाँ पे देखो तो एक कंप्यूटर मॉनिटर हमने लगा रखा था, और वो ये ग्राफ दिखा रहा है। ये क्या करेगा कि डिटेक्टर से डेटा लेगा, और इस डेटा को प्लॉट करके आपको एक ग्राफ दे देगा। तो दैट्स इज दी ओनली वर्क ऑफ मॉनिटर और रिकॉर्डर। नेक्स्ट बात करते हैं इसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे हो सकता है। भाई बहुत एप्लीकेशंस है, जितनी भी मटेरियल साइंस है, रिएक्शंस है पॉलीमर में। देखो, ये सरफेस करेक्टराइजेशन टेक्निक्स है, तो जितनी भी थिन फिल्म्स आप बनाते हो, जैसे मान लो आप कोई सेमीकंडक्टर बनाए, आईसी वगैरह देखोगे तो उसके ऊपर एक लेयर सी लगी होगी। अगर ये लेयर इवन नहीं होगी तो क्या होगा, आईसी जल्दी से ब्रस्ट कर जाएगी, हीट प्रॉपरली नहीं वर्क करेगा। तो जितनी भी डिवाइसेस हैं, जैसे मेडिकल की, बायोलॉजिकल की, सब में ये क्या होता है, उनके सरफेस को एनालाइज करने के काम आता है। ठीक है, तो ब्रॉड सेंस में हम कह सकते हैं ये चीज। बाकी सारा आप लिख सकते हो, मेडिकल, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सेट्रा। लास्ट टेक्निक है हमारी एक्सरे डिफ्रैक्शन। एक्सरे डिफ्रैक्शन क्या है, ये देखो, क्लास 11th में आपने पढ़ा होगा, ऑप्टिक्स में या 12th में, फिर डिफ्रैक्शन, इंटरफियरेंस, रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन एक्सेट्रा। डिफ्रैक्शन वो टेक्निक है जिसमें एक साथ मल्टीपल फेनोमेना होती है। एक साथ क्या होगा, स्कैटरिंग भी होगा, प्लस इंटरफियरेंस भी होता है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि डिफ्रैक्शन है क्या, मल्टीपल फेनोमेना होता है। देखो, ये जो हमने फिगर दिया है, यहाँ पे आपको मशीन दिख रही है, और ये लड़की जो है यहाँ पे सैंपल रख रही है। ये सैंपल इस मशीन में जाएगा और इसका एक्सरे फॉल करेगा, तो इस सैंपल से
हमें एक एक्सरे डिफ्रैक्शन डेटा मिलेगा इस सैंपल का। ठीक है, और बहुत ही ये कॉस्टली मशीन आती है, बहुत ही कॉस्टली मशीन आती है। इसका बेसिक क्या है, अगर हम बात करें तो बेसिक है कि एक साइंटिस्ट हुए थे मैक्स वॉन लुए। मैक्स वॉन जो लुए थे, इन्होंने एक आइडिया दिया था कि भाई एक्सरे की जो वेवलेंथ है वो 10⁻⁻10 एंगस्ट्रॉम की है, और जो हमारा क्रिस्टल का ये इंटरप्लेनर स्पेसिंग आ रहा है ये डी, ये भी क्या क्या इसी रेंज का है, तो हम दोनों को डिफ्रैक्ट करा सकते हैं, एक दूसरे से डिफ्रैक्ट करा सकते हैं, या फिर अगर इस पे एक्सरे डाली जाए तो एक्सरे क्या होगी, डिफ्रैक्ट होगी। इसी बेस को यूज करके ब्रैग ने 19th सेंचुरी में एक्सरे का यूज किया और ब्रैग इक्वेशन दिया। ठीक है, उन्होंने कहा कि अगर भाई जो क्रिस्टल है, वो क्रिस्टल जो होता है वो परफेक्टली एक प्लेन को रिप्रेजेंट करता है। हर एक क्रिस्टल, जैसे एक यहाँ पार्टिकल है, यहाँ पार्टिकल है, यहाँ पार्टिकल है, यहाँ पार्टिकल है, एक वेल ऑर्डर्ड तरीके से एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे ही होते हैं। मान लो यहाँ पे अगर एक पार्टिकल है, यहाँ पे एक पार्टिकल है, यहाँ पार्टिकल, जैसे आपने इंसिडेंट रे डाले, इस पार्टिकल पे अगर रेस पड़ गई तो क्या होगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, इधर से आई इधर चली गई, इधर से आई इधर से आई। आपको पता है कि जो रिफ्लेक्शन का लॉ क्या कहता है कि अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। सिमिलरली अगर इस यहाँ से एक हम टेंजेंट खींचते हैं तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा, और इधर का भी एंगल थीटा होगा। तो ट्रायंगल अगर हम बात करें, इसे ओ ले लें, ओ ए और बी डैश में, और ट्रायंगल बी डैश ओ सी में। ठीक है, अगर यहां से बात करो तो देखो ये एंगल थीटा है, और जो ओ बी डैश लाइन है वो क्या है, कॉमन है, और ये तो क्या है, इंटरप्लेनर स्पेसिंग है। हमें पता है कि भाई इंसिडेंट जो डाल रहे हैं, या फिर अगर दो पैरेलल बीम आ रही है तो उनके बीच की तो लेंथ सेम होगी। तो अब जो ओ ए है और ओ सी है, ये दोनों बराबर होंगे। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो ट्रायंगल ए ओ बी डैश कॉन्ग्रुएंट होगा विद ट्रायंगल ओ बी डैश सी डैश के, और जैसे ही ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे तो हम कह सकते हैं कि ए बी इक्वस टू बी सी, या ए बी डैश इक्वस टू बी डैश सी डैश, ये वाली लेंथ या ये वाली लेंथ। अब अगर बात करें, मैं थोड़ा सा इसे इरेज कर देता हूं, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, कि जो ओवरऑल एक्सपेरिमेंट है ना, ये पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट बेस्ड है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पे। तो थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है क्या। देखो, कंस्ट्रक्टिव का मतलब ये होता है कि अगर दो वेव एक ही फेज में है तो इनको अगर आप ऐड करोगे तो इनका मैग्नीट्यूड बढ़ जाए, ये कंस्ट्रक्टिव है। लेकिन अगर दो वेव अपोजिट फेज में हो इस तरीके से, और इनको आप सम करोगे तो इसका मैग्नीट्यूड घट जाएगा, इस तरीके से बहुत घटा हुआ मैग्नीट्यूड है। ठीक है, और इसके लिए क्या है कि जो वेव यहाँ पे आ रही है, जैसे ये आ रही है, ठीक है, ये वेव यहाँ से आने के बाद भी कंस्ट्रक्टिव कब करेगा, देखो, अगर हम इस वेव को भी यहाँ से शुरू करें, ये तभी कंस्ट्रक्टिव कर सकता है जो यहाँ से निकलने वाली वेव का फेज सेम हो। अगर यहाँ पे ध्यान से देखें तो हमने जो बनाया है ये गड़बड़ है, क्योंकि यहाँ से तो ये नीचे से निकल रही है और यहाँ से ऊपर से। तो कहने का मतलब कंस्ट्रक्टिव तभी होगा जब यहाँ पे एक वेव और आ जाती। तो ये थोड़ा सा गड़बड़ बना है, मैं फिर से बनाता हूँ। देखो इस तरीके से, और अगर ऐसा है तो ये जो पाथ लेंथ, क्योंकि इतनी वेव तो ये भी सेम ट्रेवल कर रही है, ये भी सेम ट्रेवल कर रही है, यहाँ से यहाँ तक का ट्रेवल दोनों का सेम है, तो ये जो पाथ लेंथ है, ये जो बेसिक डिफरेंस है, ये वाला पोर्शन, इसी को हम कहते हैं पाथ लैग। पाथ लैग का मतलब एक वेव दूसरे वेव से कितने पीछे रह गई, ये रह गई ए से सी तक का डिस्टेंस, ए बी प्लस बी सी। और हमें पता है कि ये दोनों साइड अभी बराबर है, हमने कॉन्ग्रुएंसी से देख लिया, तो इसे कह सकते हैं 2ab लिख सकते हैं हम। ठीक है, और अगर ये एंगल थीटा है तो हम यहाँ पे अगर साइन थीटा निकालें
तो साइन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइट। परपेंडिकुलर थीटा के हिसाब से क्या भाई, ए बी अपॉन ओ ए, ओ ए, ठीक है। ये हो गया आपका साइन थीटा। तो ए बी अगर हम यहाँ से निकालें तो ए बी क्या आ जाएगा, ए बी आ जाएगा ओ ए साइन थीटा। और यही जो, ये जो डिस्टेंस है यही डी के बराबर है, ठीक है। तो इसे हम लिख सकते हैं डी साइन थीटा। और यहाँ पे टोटल पाथ लैग कितना था भाई, टोटल पाथ लैग था 2ab के बराबर, ठीक है। तो अगर इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, और जे ए बी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होने के लिए एन लैम्डा के बराबर होना चाहिए, एन मल्टीपल ऑफ लैम्डा होना चाहिए। तो इसी को बराबर कर दिया गया, तो यहाँ से आ गया एन लैम्डा इक्वल टू 2d साइन थीटा। तो दिस इज दी ब्रैग इक्वेशन। ये याद रखेंगे, जहाँ पे एन क्या है, 1 2 3 4 5 इंटीजर होगा, लैम्डा क्या है, वेवलेंथ ऑफ एक्स, थीटा क्या, एंगल ऑफ इंसिडेंस। कहाँ कहाँ पे हम यूज करते हैं एक्सआरडी का, लैटिस पैरामीटर कैलकुलेट करने में, क्रिस्टलाइन मटेरियल को एनालाइज करने में, कैरेक्टराइज करने में, और किसी भी सैंपल की प्योरिटी को भी मेजर कर सकते हैं इससे। तो ये थोड़ा सा इसके यूजेस हमने बता दिए। अब बात करते हैं मिलर इंडिसेस की। देखो भाई, जो इंडिसेस है ना, यहाँ पे अगर हम बात करें सबसे पहले इंडिसेस की, तो अगर हमारा जो क्रिस्टल होता है, अगर हम क्रिस्टल को 0 0 0 पे रख दें इस पॉइंट से, तो देखेंगे ये क्रिस्टल किसी एक्सिस को यहाँ पे कट कर रहा है। और अगर ये कट करता है तो इसी को मान लो हम 0 से 1 मान लें, एक्सिस पे मानते हैं ना 1 2 3 4। तो इस तरीके से अगर 1 मान ले तो ये कहाँ कट कर रहा है, 1 पे कट कर रहा है, ठीक है। तो जैसे ही अगर ये 1 पे कट करेगा तो इसी को कहते हैं इंटरसेप्ट। कहाँ पे जो कट करता है, जो कट करता है उसे कहते हैं इंटरसेप्ट। और इसी इंटरसेप्ट की मदद से हम निकालते हैं पहले इंडिसेस। लेकिन अब समस्या क्या है, यहाँ पे समस्या ये है कि मान लो हमारे पास ये कोई एक्सिस है और हमने यहाँ पे क्रिस्टल रखा, ये क्रिस्टल रखा, ये क्रिस्टल का एक प्लेन तो चलो यहाँ कट कर रहा है, लेकिन एक एक्सिस के पैरेलल हो गए। पैरेलल होने का मतलब कहाँ कट करेगा, इनफाइनाइट पे। और किसी भी कैलकुलेशन में अगर आप इनफाइनाइट यूज कर रहे हो तो आप सॉल्व नहीं कर सकते, कभी भी नहीं सॉल्व कर सकते। तो इसी को समराइज करने के लिए, इस ड्रॉबैक को रिमूव करने के लिए मिलर ने क्या किया कि एक नया इंडिसेस सिस्टम लाया जिसे कहा गया मिलर इंडिसेस। और उन्होंने कहा कि जो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट मिल रहा है, इंटरसेप्ट मतलब कट, ठीक है, इस इंटरसेप्ट को अगर हम एच के एल के टर्म में लिखें, और इन्होंने कहा कि ये कामा रिमूव कर दो, अब तक तो आप जो कामा लिखते थे वो कामा हटा दो, एच के एल के रूप में लिखो, और इस एच के एल को एक पैरेंथेसिस या ब्रैकेट में बंद कर दो, चाहे ये वाला चाहे ये वाला, तो इसे कहेंगे मिलर इंडिसेस। लेकिन इसके भी निकालने के कुछ रूल्स हैं। अगर हम बात करें क्या क्या रूल्स हैं, तो सबसे पहले हमें इंटरसेप्ट डिटरमाइन करना होगा। तो ये इंटरसेप्ट आपको दिया होगा, क्वेश्चंस में दिया होगा, जैसे यहाँ पे दे दिया इंटरसेप्ट 1 1 1, ए बी सी की वैल्यू दे रखी है तो 1, सॉरी ये इनफाइनाइट दे दिया। अब देखो पहला ही क्वेश्चन में इनफाइनाइट मिल गया, तो आपको करना क्या है कि मिलर इंडिसेस कैसे निकालोगे। सबसे पहले क्या करना है, इसको रेसिप्रोकेट कर देना है। पॉइंट नंबर 2, रेसिप्रोकेट कर देना। तो 1 का 1, 1/1, और 1/इंफिनिटी, तो 1/इंफिनिटी हो गया आपका 0, 1/1 आ गया 1, 1/1 आ गया 1। अब इसको थर्ड में हम क्या करेंगे, टेक फ्रैक्शन। अगर हमारा कुछ फ्रैक्शन में आ रहा है तो हम उसका एलसीएम लेंगे, और एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे देखते हैं इस वाले केस में 1/2 इंफिनिटी इंफिनिटी, तो ये हो जाएगा 1/1/2, ये हो जाएगा 1/इंफिनिटी, ये हो जाएगा 1/इंफिनिटी। इसको सॉल्व करोगे 1/2, तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 0 0, ठीक है। तो इन सब में तो एक ही स्टेप में सॉल्व हो जा रहा है। मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, चलो ले लेते हैं 2 3 4, ये इंटरसेप्ट आपको दिया है, रेसिप्रोकेट करेंगे 1/2 1/3 1/4। अब इनका क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, आ जाएगा 12, तो सबको 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 12 इंटू 1/2, 12 इंटू
1/3, 12 इंटू 1/4, ये आएगा 3, ये आएगा 4, ये आएगा 6। तो जो मिलर इंडिसेस अब आएगी वो आएगी 6, 4, 3, ये आएगी। एलसीएम लेके मल्टीप्लाई करने का मतलब कि सिंप्लीफाई कर दो, या फिर जितना आप रिड्यूस कर सकते हो रिड्यूस कर दो, फ्रैक्शन में नहीं लिखना है। इसमें एक और टर्म यूज कर लेंगे, अगर कोई निगेटिव एक्सिस पे कट कर रहा है तो यहाँ निगेटिव नहीं लगाते हैं, उस नंबर के ऊपर बार लगा देते हैं। जैसे अगर मान लो हमारा 111 आ रहा है और एक निगेटिव में कट कर रहा है तो 1 बार लगा देंगे इस तरीके। तो दिस विल बी द मिलर इंडिसेस एंड कैलकुलेशन मेथड। यहाँ पे कुछ हमने एग्जांपल्स ले रखे हैं, जैसे इस प्लेन की बात करें तो ये वाला प्लेन एक्स एक्सिस को तो कट करेगा, ठीक है, लेकिन वाई एक्सिस को नहीं करेगा। तो सॉरी, ये एक्सिस यहाँ पे वाई ली गई है तो वाई को कर रहा है, इसलिए एक्स को 0, वाई का 1 और 0 लिखा गया है इसीलिए। ठीक है, तो इस तरीके से प्लेन निकालते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इंटरप्लेनर स्पेसिंग की। इंटरप्लेनर स्पेसिंग क्या है बच्चों, जो हमने क्रिस्टल लिया ना, ये क्रिस्टल में एक ये जो लाइन मिल रही है, दूसरी ये लाइन, ये कितने दूरी पे होते हैं, इसी को कहते हैं इंटरप्लेनर स्पेसिंग। एक प्लेन दूसरा प्लेन, क्योंकि ये एक पूरा प्लेन था और ये नीचे वाला प्लेन था, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है इसी को कहते हैं इंटरप्लेनर स्पेसिंग। इसके लिए डायरेक्ट फार्मूला है 1/d²। जिस एच के एल के लिए आप मिलर इंडिसेस के लिए निकाल रहे हो जाएगा एच का स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस के का स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। ये ए बी सी जो मैं ले रहा हूँ ये है आपका इंटरसेप्ट, सॉरी सॉरी सॉरी, ये है आपका साइड, ये है साइड। ठीक है, जैसे अगर हम क्यूब की बात करें तो क्यूब में सारी साइड क्या होंगी, क्यूब के लिए ए बराबर बी बराबर सी। तो जैसे क्यूब के लिए ए बराबर बी बराबर सी लेंगे तो यहाँ पे ए बी सी की जगह केवल ए स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ से जब आप इसको सॉल्व करोगे डी एच के एल निकालोगे तो डी एच के एल आ जाएगा ए, क्योंकि इन सबका जो है यहाँ पे देखो ये स्क्वायर था ना, तो इस स्क्वायर को जब इधर भेजेंगे तो ये अंडर रूट हो जाएगा, तो ये जो इसका स्क्वायर वाला टर्म था वो चला जाएगा, ये आ जाएगा अंडर रूट, यहाँ पे देखो, यहाँ पे अंडर रूट आएगा, ठीक है, यहाँ पे अंडर रूट आएगा। तो अब इस अंडर रूट को जब इम्प्लाई करोगे तो ये चूंकि ए स्क्वायर में था यहाँ पे, तो ये स्क्वायर इसका खत्म हो जाएगा, तो आ जाएगा ए अपान एच स्क्वायर के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का अंडर रूट। तो इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, दिस इज द डी। तो इस तरीके से ये आपका लास्ट टॉपिक था, पूरा का पूरा सिलेबस हमने यूनिट 5 का कवर कर लिया है। बात करते हैं कि अगर आप कुछ कम पढ़ना चाहते हैं या कुछ शार्ट में पढ़ना चाहते हैं, तो इसमें देखो एक्सपीएस हर साल आया है, एक्सपीएस हर साल आया है, और दूसरी बात ब्रैग इक्वेशन, ये दो चीजें तो आपको पढ़नी ही पढ़नी है। ठीक है, इसके बाद स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप, ये हर साल पूछा जाता है, लगभग लगभग एग्जाम्स में आ ही जाता है। तो प्लॉट जो था वो आप देख लेना, इतनी चीज़ों को मैं अपनी तरफ से बोलूँगा कि नहीं, इतना तो आपको थॉरली आना चाहिए। बाकी बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।